बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। हमने आज से पहले लेक्चर्स में अब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स और मुख्तलिफ रिएक्शंस वगैरह डिस्कस किए थे। आज से हम जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, इनफैक्ट जो प्रिपरेटरी प्रॉब्लम्स हैं आईको 2021 की, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये स्क्रीन पे आपके सामने लिखा हुआ है इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2021 ओसाका जापान। ठीक है, तो ये इसकी प्रिपरेटरी प्रॉब्लम्स हैं। अब देखें, इसमें जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स हैं वो कितनी हैं, 31 है। ठीक है, बाकी 5 प्रैक्टिकल टास्क हैं, वो तो अगर फिजिकली होता है ये कॉन्टेस्ट जब भी पॉसिबल है, वरना हम थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स ही देखेंगे। अच्छा, अब इन प्रॉब्लम्स में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स तो ऐसी हैं जो सोलली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या एनालिटिकल या फिजिकल केमिस्ट्री से डील करती हैं। सोलली से मेरा मतलब है मतलब खाली वही कॉन्सेप्ट इसमें मौजूद है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हाइब्रिड हैं, जिसमें बहुत सारे जो सब पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स वो मर्ज्ड हुए हैं और वो किसी एक डिसिप्लिन में नहीं आता। तो मैं चूँकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील कर रहा हूँ, तो मैंने इसमें से जो मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसर्न प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको वो पढ़ाऊँगा। और मेरा टारगेट है कि हम एटलीस्ट 2 या 3 प्रॉब्लम्स कर लें इस कैंप में, ताकि फिर बाद में हम बाकी सारी प्रॉब्लम्स कर लेंगे। अच्छा, इतने अरसे जो हमने प्रॉब्लम्स नहीं करी, उसका बेसिक रीज़न ये था कि हम वो अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। हम चाह रहे थे कि जब प्रॉब्लम स्टार्ट हो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मेरा प्लान जो है प्रॉब्लम 23 कराने का है आज, क्योंकि मैंने सारी प्रॉब्लम्स देखी और मुझे सबसे बेस्ट प्रॉब्लम ये लगी इस लेवल पे, यानी जो हम जहाँ से स्टार्ट लें, टी पार्टी। इट इज़ ऑन पेज 77। ठीक है, इट्स बेसिकली ऑन पेज 81। नो, ओके, हियर यू गो। ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे लिखा हुआ? जी सर। जी, ओके। अब ये टेक्स्ट है, ये आप पढ़ लीजिएगा किसी फुर्सत के वक्त में बैठ के। अच्छा, इन्फॉर्मेटिव है। थोड़ा हिस्ट्री बताइए जापान में जो चाय का कल्चर है वो किस तरह आया और क्या था। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, अच्छा इन्फॉर्मेटिव है। एनीवेज, हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। ये कह रहे हैं कि ये जो 4 कंपाउंड्स हैं, 4 ऐसे हो रहे हैं कि X अगर H हो तो इस कंपाउंड को हम इपी कैटेकिन कहेंगे। X अगर OH हो तो हम इपी गैलो कैटेकिन कहेंगे। इसी तरह यहाँ पे X अगर H हो तो इपी कैटेकिन गैलेट कहेंगे, X अगर OH हो तो इपी गैलो कैटेकिन गैलेट कहेंगे। बहरहाल ये 4 कंपाउंड्स हैं और ये देख रहे हैं आप, इस तरह कंपाउंड लिखे जाते हैं। अगर एक से ज़्यादा कंपाउंड लिखने हो तो हम सिर्फ उनमें जो कॉमन स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज और स्ट्रक्चरल फीचर होता है हम उसको लिखते हैं, और जहाँ अनकॉमन है वहाँ हम एक्स लिख देते हैं और नीचे एक्स को डिफाइन कर देते हैं। तो पहला सवाल देखें, आपके सामने स्क्रीन पर है। ये कह रहे हैं, मुझे कोई पढ़ के बताएगा क्या लिखा हुआ है, ताकि कंफर्म भी होगा, आपको सही नज़र भी आ रहा है स्क्रीन पर जो लिखा है। Assign the absolute configuration of the stereo centers at the 2 and a third position of epicatin using the RS nomenclature. ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर स्टीरियो केमिस्ट्री का पढ़ा था, उसमें हमने RS ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती है इसको असाइन करना सीखा था। तो हम वो यहाँ अप्लाई करेंगे और हम निकालेंगे इस कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 जो कि कायरल हैं, जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स रखती हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो आप क्वेश्चन तो समझ गए ना क्या लिखा हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? No, sir. नो, ओके। मैं इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है अपने केमिस्ट्री के सॉफ्टवेयर में, और मैं क्विकली ये बना लेता हूँ, ताकि एक दफ़ा मुझे बनाना है, उसके बाद फिर हम उसमें ही एडिटिंग करते रहेंगे। और मेरा ख्याल है कि ये इट्स अबाउट टू बी ड्रॉन।
ठीक है, ये मैं x को h रख देता हूँ इस वक्त, और ये दोनों हैश्ड बॉन्ड है यानी बिहाइंड द प्लेन। तो आई थिंक ये हो गया स्ट्रक्चर। ये एपिकैटेकिन है, क्या ख्याल है? ठीक है, ये है एपिकैटेकिन। अच्छा, ये किसी ने आंसर दिया मुझे, बहरहाल हम चेक करते हैं। अच्छा, अब देखें, इस वाले कार्बन को फोकस करें, इस वाले को। ठीक है, मैं इसको जूम कर देता हूं, और ये देखें, ये वाला कार्बन, ये जिसको हाईलाइट किया हुआ है। पहले इसका हम आरएस निकालते हैं, फिर दूसरे का। इस पे देखें, हाइड्रोजन जो नजर नहीं आ रहा, वो कहां पर होगा? आपका क्या ख्याल है? क्या हाइड्रोजन ऐसा नहीं होगा? डू यू एग्री? यस सर। ठीक है ना। अच्छा, अब एक मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ अस। एक शॉर्टकट बताता हूँ। आपको याद होगा, हमने आरएस निकालने के लिए ये बात की थी, यानी जो सीआईपी कन्वेंशन होती है उसके मुताबिक, कि पहले तो आप असाइन कर लें प्रायोरिटीज। तो इस कायरल कार्बन के साथ डायरेक्टली जो कनेक्टेड 4 एटम्स हैं, उसमें ऑक्सीजन नंबर 1 प्रायोरिटी पे है, और ये हाइड्रोजन नंबर 4 प्रायोरिटी पे। और याद रखें, 1 और 4 प्रायोरिटीज आसानी से असाइन हो जाती हैं बगैर किसी टाइम लगाए। जो सारा मसला होता है ना, वो प्रायोरिटी नंबर 2 और 3 में होता है। ठीक है, हु इज सेकंड एंड हु इज थर्ड। अब यहाँ देखिए, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, ये हो गई बराबर बात। लेकिन ये कार्बन ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ बाकी फिर कार्बन है, या कार्बन ही कार्बन है। तो इस हिसाब से इस वाली कार्बन को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो ये प्रायोरिटी नंबर 1, ये प्रायोरिटी नंबर 2, ये प्रायोरिटी नंबर 3, ये प्रायोरिटी नंबर 4। हमने कहा था कि लीस्ट प्रायोरिटी शुड बी फारदेस्ट, यानी आपसे अवे होनी चाहिए। और फारदेस्ट का मतलब है, अगर आप, जैसे मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे, वैसे आप भी देख रहे होंगे, तो उस हिसाब से इसको बिहाइंड द प्लेन होना चाहिए था। अच्छा, अगर ये बिहाइंड द प्लेन होता तो आप इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? अगर ये बिहाइंड द प्लेन होता, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, ये क्या डायरेक्शन होती? सर अगर हाइड्रोजन बिहाइंड द प्लेन होता, हाँ हाँ, अज्यूम करें ऐसी, तो ये क्लॉकवाइज होता या एंटी क्लॉक होता? एंटी क्लॉकवाइज होता। एंटी क्लॉक होता, ठीक है। और एंटी क्लॉक को हम क्या कहते हैं? आर कॉन्फ़िगरेशन या एस? एस कहते हैं। लेकिन ये ऐसा है नहीं। तो अब आप एक शॉर्टकट ये भी बना सकते हैं कि अगर लीस्ट प्रायोरिटी बिहाइंड द प्लेन है तो नॉर्मल बात है। फिर आप जो शुरू की जो 3 प्रायोरिटीज हैं 1 2 3, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन देख लें और उसी हिसाब से डिसाइड कर लें। अगर क्लॉकवाइज है तो आर कहेंगे, एंटी क्लॉक है तो एस कहेंगे। लेकिन अगर लीस्ट प्रायोरिटी बजाय बिहाइंड द प्लेन होने के अबव द प्लेन हो, जैसे इस वक्त है, तो आप यही बात रिवर्स समझ लें। मतलब उस वक्त आप एंटी क्लॉक को एस कह रहे थे, लेकिन अब आप एंटी क्लॉक को क्या कह देंगे? आर। समझ में आ रही मेरी बात? मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर लीस्ट प्रायोरिटी बजाय बिहाइंड होने के अबव है ना, तो आप इसको उल्टा अज्यूम कर सकते हैं। बात वही है, आप इसको उल्टा अज्यूम कर सकते हैं। तो ये कायरल कार्बन हो गया आर। अब इसी हिसाब से हम नीचे वाला निकालते हैं। देखिए, हाइड्रोजन जो नजर नहीं आ रहा वो यकीनन यहां होगा, लाइक दिस इट विल बी श्योरली। अब देखिए, 1 प्रायोरिटी और 2 प्रायोरिटी किसको देंगे वो हम बात करते हैं। 1 ये है, 4 ये है। इस 2 उस वाली को मिलेगी क्योंकि इस सी के साथ वो कनेक्ट है, इस सी के साथ नहीं है। तो 1 से 2 और 2 से 3 डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। फिर वही बात, अगर हाइड्रोजन बिहाइंड द प्लेन होता, यानी 4th प्रायोरिटी जो कि होनी चाहिए थी, तो एंटी क्लॉक को आप एस कहते हैं। लेकिन ये अबव द प्लेन है, तो इस वक्त चूंकि उल्टी बात है, बजाय पीछे होने के ग्रुप आगे है, तो इसीलिए बजाय ये एंटी क्लॉक जो आप अज्यूम कर रहे हैं जो है, आप इसको क्लॉकवाइज अज्यूम कर लें, तो फिर ये आर बन जाएगा। मेरी ये शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आ रही है? इट विल सेव योर टाइम। यस सर। ठीक है, तो आंसर ये निकल आया। ठीक है, तो ये दोनों क्या निकल आए? आर। हो गया हल क्वेश्चन, ये वाला पार्ट उसका जो भी था, क्वेश्चन पार्ट 1। एक्सक्यूज्ड
सर अगर हमें रोटेट करना है तो हम इसे रोटेट कैसे करेंगे? अच्छा, मैं वैसे बताऊं, मैं रोटेट करने से अवॉइड कर रहा था, लेकिन चले अब आप कह रही हैं तो मुझे करना ही पड़ेगा। रोटेट अगर करना हो ना तो आप इसको, जाहिर सी बात है, फिर आप किसी एक कायरल को पहले देखेंगे, तो ऊपर वाले को देख लेते हैं, यानी जो कार्बन नंबर 2 थी शायद, ठीक है, क्या नंबर था मैं चेक कर लूं, हाँ कार्बन नंबर 2 थी। उस सूरत में ना, अब देखें, मैं हाइड्रोजन और ये जो ग्रुप है इनको मैं रिप्लेस करता हूं। क्या मतलब, मैं इसको ऐसा कर देता हूं, मैं देखें, आप खुद देखेंगे आपके मैंने रोटेट क्यों नहीं किया था। फर्ज करें मैं इनको वाइस वर्सा कर देता हूं, ठीक है, एक मिनट रुके, ठीक है। तो अब देखें हाइड्रोजन अबव है, मैं अगर इस हाइड्रोजन को बिलो अज्यूम कर लूं लाइक दिस, ये मैंने एक तरीके से इन्वर्जन कर दिया इस मॉलिक्यूल की, यानी मैंने किया क्या, मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, ये बनेगा मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन ये टेक्निकली गलत है, क्योंकि इस तरह से तो ये इन्वर्जन हो जाएगी। अब हम करेंगे क्या, हम डबल इन्वर्जन कर देंगे। हमने हाइड्रोजन को बिलो किया और इस फिनाइल को अबव किया, तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, क्या अब ये आप जो है, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकाले, क्या निकलेगी पहले मुझे बताएं। 1 2 3 एंटी क्लॉक एस निकलेगी, यस सर। हाँ, लेकिन ये एस, हाँ एस नहीं होगी, ये आर होगी। इसकी वजह ये है कि मैंने इन दोनों कायरल सेंटर को, ये इन दोनों ग्रुप्स को इंटरचेंज किया है। जो हाइड्रोजन अबव था और ये फिनाइल बिलो था, मैंने उल्टा कर दिया, हाइड्रोजन को बिलो कर दिया और फिनाइल को अबव कर दिया। तो अगर मैंने मेंटली इन्वर्जन किया, जो कि गलत है, तो इसलिए जो आंसर आएगा हमें उसको भी इन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखें, अभी बिला वजह एक लंबा चौड़ा काम किया और आखिर में हम पहुंचेंगे वही। तो मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बता रहा हूँ, बजाय इस इन्वर्जन करने के ना करें इसको। एक तो इतना बड़ा अभी तो फिर भी ये छोटा मॉलिक्यूल है, अगर कोई बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल होगा, उसमें 4-5 कायरल सेंटर्स होंगे और आपको कहा जाए कि भाई सारे कायरल सेंटर्स की कॉन्फ़िगरेशन निकालें, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और फिर भी आपकी सही समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल को आप बनाने में कोई ना कोई गलती कर जाएंगे ज्योमेट्री को और फंस जाएंगे। तो आसान सा तरीका ये है कि अगर पहले तो आप प्रायोरिटी असाइन कर लें 1 2 3 4। अगर लीस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है चौथा, वो ऑलरेडी बिहाइंड द प्लेन है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप 1 2 3 को चेक कर लें कि क्लॉकवाइज है तो आर, एंटी क्लॉक है तो एस। लेकिन अगर वो बजाय बिहाइंड द प्लेन होने के 4th प्रायोरिटी अबव द प्लेन हो, तो आप जो 1 2 3 की डायरेक्शन है ना, उसको रिवर्स अज्यूम कर लें। मतलब अगर वो क्लॉकवाइज है तो आप क्लॉकवाइज को आर कहते थे, लेकिन इस सूरत में आप उसको एस कह लें, क्योंकि उल्टा हो चुका है ग्रुप, बजाय पीछे होने के आगे लीस्ट प्रायोरिटी। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, बहरहाल ये आपके अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है, वरना प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये हो जाएगा। आगे मैं बढ़ जाऊं, क्योंकि ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 2 और इसी का पार्ट 2, ये स्कीम दी हुई है, रिएक्शन स्कीम कहलाती है। इसमें बस ये आपको ना ABCD सारे बताने हैं, ठीक है। मैं इसको ये देख लेता हूँ, ठीक है, कि इससे ए और बी सी डी ई क्या होंगे। ये लिखा है, द फॉलोइंग स्कीम शो द सिंथेटिक रूट टू गैलोकैटेकिन विच इज एन एपीमर ऑफ गैलोकैटेकिन। क्या मोहम्मद उस्मान, क्या टेस्ट से पहले नहीं बताया, पूछिए। मोहम्मद उस्मान ने कुछ लिखा है मैसेज, लेकिन बेहतर है कि वो ओरल ही पूछ लें। सर आपने बोला ना कि अगर वो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिहाइंड द प्लेन ना हो, तो फिर अगर आर होगा तो फिर हम एस कर देंगे, तो सर वो उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, लीस्ट प्रायोरिटी बिहाइंड ना हो लेकिन अबव हो, ये भी शर्त है, क्योंकि अगर वो ऑन द प्लेन होगी तो फिर एक तीसरी बात आ जाएगी, वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रेजुअली अपने आप को एडवांस करेंगे। एनीवेज, तो ये स्कीम है। इसके बाद ये लिखा है कि आप बताइए कि ये क्या हुआ है, इससे पहले कंपाउंड था दूसरा बना है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर में कन्वर्ट हुआ है ना। तो आपके जहन में क्या रिएजेंट आ रहा है कार्बोक्सिलिक से ईस्टर बनाने में? वेरी गुड, शाबाश, मिथेनॉल। और कोई एसिड भी होगा, कैटलिस्ट एसिड का। यस सर।
अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड होता है अमूमन, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और मिथेनॉल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड लेने के दो फायदे हैं, एक तो एसिड है, एक वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। लेकिन इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया सल्फ्यूरिक एसिड, इनकी मर्जी, इन्होंने ये 4 ऑप्शन दिए, कहा इसमें से बताइए। अब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का तो सवाल नहीं पैदा होता कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, और ये बोरोहाइड्रेट तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसकी भी कोई सेंस नहीं बनता। सोडियम मिथॉक्साइड भी नहीं बनेगा क्योंकि सोडियम मिथॉक्साइड बेस होती है, वो तो डीप्रोटोनेट कर देगी कार्बोक्सिलिक एसिड को, और बस खत्म, आगे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है। तो अब एक ही चीज बची है, ये ऑप्शन है HCl मिथेनॉल। बस मिथेनॉल तो होना चाहिए, और मैं कह रहा था कि सल्फ्यूरिक एसिड होता तो बेहतर था, लेकिन बहरहाल HCl से भी रिएक्शन तो होगा क्योंकि एसिड है। तो इसका आंसर क्या है? HCl मिथेनॉल। सही है? यस सर। अच्छा, अब इसी तरह बी बताइए, बी क्या होगा? गैस करें, अंदाजा लगाएं जी, सोचे जल्दी से, पार्टिसिपेट करें लेक्चर में, कुछ मुझे बताएं आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके सामने ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रही है कि किस तरह ये OH से OBN बना है। तो बाय द वे आपको OBN पता है क्या होता है? BN क्या होता है? जी स्टूडेंट, BN क्या होता है? सर नीचे लिखा हुआ है CH2PH। CH2PH। पहले से किसी इसको जरा मुझे मालूम है लिखा हुआ है, इसको जरा एलिब्रेट कर देना क्या होता है। सर बेंजाइल, फिनाइल रिंग के साथ बेंजाइल कार्बोनेट। बेंजाइल से एक हाइड्रोजन निकाल दे, इसमें से टोलीन में से। टॉलिन में से, वेरी सर गुड। बेंजाइल ग्रुप। हाँ, बेंजाइल ग्रुप और टॉलिन में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं, मैं यही सुनना चाह रहा था। मुझे मालूम है नीचे लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको एक्सप्लेन तो करते क्या लिखा हुआ है। चलो खैर, वेरी गुड। तो ये हमने कर लिया। अब बताएं क्या हो सकता है फिर, ये किस तरह ऐड होगा बी? भाई सीधी सी बात है, अगर मैं इसके साथ कोई लीविंग ग्रुप लगा दूं बेंजाइल के साथ, जैसे कि क्लोरीन लगा दूं या ब्रोमीन लगा दूं, ठीक है, तो ये जो OH है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, अल्फा कार्बन पे, और क्लोरीन को निकाल देगा या ब्रोमीन को निकाल देगा और सब्स्टिट्यूशन कर लेगा। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है क्या? यस सर। यानी ये मैं ये कहना चाह रहा हूं, फिनाइल CH2Cl, अगर मैं ऐसा कर दूं तो मसला हल हो सकता है ऐसा करने से, ठीक है। आप जो इसकी साइंस है ना वो समझने की कोशिश कीजिए। वो ये कि ये इन्होंने दिया हुआ है बेंजाइल भी है, फिनाइल CH2, अब ये तो अधूरा स्ट्रक्चर है, इसके साथ कोई ऐसी चीज लगी है जो निकल गई है, तो मैंने लगा दिया कोई लिविंग ग्रुप क्लोरीन, तो ये OH इस C पे अटैक करेगा, क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? OBN ये बन जाएगा। अब कोई क्यूरी है तो पूछें। ये सीधा सीधा SN2 रिएक्शन है, नहीं है? ये है। जी सर। अच्छा, मैं आपको बता, हाँ Yes, sir. होनी भी चाहिए क्यूरी। वो ये कि ये जो OH है ये इतना न्यूक्लियोफिलिक नहीं होता कि CH2 पे आप अटैक करा रहे, पहले हमें इसको न्यूक्लियोफिलिक बनाना पड़ेगा, और न्यूक्लियोफिलिक ऐसे बनेगा, नहीं बेस, बल्कि बेस तो यहाँ है ही नहीं कोई। किसको बेस कह रहे हैं? ये तो न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें एसिड बेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस वक्त, इसमें जो स्ट्रक्चरेशन दिखाया। तो मैं इसको न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए अगर मैं इन H को पहले निकाल दूं, यानी डीप्रोटोनेट कर दूं, तो क्या ज्यादा बेहतर नहीं है? ऑक्सी एनाइन बन जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब इसके लिए हम बेस ले लेते हैं सोडियम हाइड्राइड, NaH। हाइड्राइड क्या करेगा? वो इस H को निकालेगा, O नेगेटिव आयन आएगा, O नेगेटिव आयन इस CH2 पे यानी अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा, क्लोरीन को निकाल देगा, SN2 सब्स्टिट्यूशन, तो एक OH OBN से रिप्लेस हो जाएगा, इसी तरह दूसरा फिर तीसरा। ओवरऑल हम इसको कहते हैं बेंजाइलेशन, यानी आपने हाइड्रोक्सी की बेंजाइलेशन कर दी है, ठीक है।
और जो फिनोल है ना, ये क्योंकि एरोमेटिक रिंग पे डायरेक्ट OH है, फिनोल जो है उसकी जो बेंजाइलेशन होती है वो बेसिकली इसको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। हमारी नियत ये है कि हम इसको प्रोटेक्ट कर दें, क्योंकि हम जो बाकी आगे आप देखेंगे जो काम करना चाह रहे हैं उसमें हम OH को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि OH अनडिस्टर्ब रहे, बाकी हम सारे काम निपटा लेंगे, उसके बाद OBN को वापस OH में कन्वर्ट कर देंगे, यानी डी प्रोटेक्शन कर देंगे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना स्पेसिफिक सोडियम हाइड्राइड कैसे सोच लिया। ये आंसर यहाँ पे देखें। सर जी पूछिए। NaOH बेस यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ, ये देखें, ये जो क्वेश्चन 3 है ना, पार्ट 3, इसमें ये लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग कंडीशन चूज द बेस्ट फॉर बी। अब देखिए फिनाइल CH2OH तो हो नहीं सकता, यानी बेंजाइल अल्कोहल, क्योंकि हमें कोई गुड लिविंग ग्रुप चाहिए। तो अब बचा फिनाइल CH2Cl, दैट्स इट, क्योंकि ये तो तीसरा तो फिनाइल CHO यानी बेंजल्डिहाइड है, ये बेंजोइक एसिड है। तो अब हमारे पास बचा ही ऑप्शन ये है, ये रहा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो इस वजह से मैंने NaH लिखा था। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आपके? अब अच्छा जी सर, थैंक यू। अच्छा, हाँ वेलकम। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और है, अभी आपने कहा हम OH यूज कर सकते हैं, मैंने कहा था बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते, सॉरी। मैं एक चीज देख रहा था, अगर आपने OH यूज किया तो ये जो ईस्टर है ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका OH इसको तो डिप्रोटोनेट करेगा, इधर अटैक करके मिथॉक्सी को निकाल सकता है, यानी बेस कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर विल गिव यू द सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। क्या ख्याल है, OMe रिप्लेस हो जाएगा OH से? पॉसिबल है ना? यस सर। Yes. हाँ, तो Yes, इसीलिए OH नहीं यूज होगा। सोडियम हाइड्राइड जो है वो ही यूज होगा, क्योंकि वो खाली बेस है, वो न्यूक्लियोफाइल नहीं है, यानी सोडियम हाइड्राइड इस कार्बोनल पर अटैक नहीं कर सकता, जबकि OH जो है यानी हाइड्रोक्साइड वो बेस भी है और वो न्यूक्लियोफाइल भी है। न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करेगा, बेस जो है इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगी, तो इसलिए हम सिर्फ बेस लेंगे सोडियम हाइड्राइड। तो दैट इज फॉर बी। और देखिए हमने क्वेश्चन 3 का पार्ट, क्वेश्चन 24 का पार्ट 3 भी कर, 23 का पार्ट 3 भी कर लिया। अच्छा 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, सारे ही हो गए। अब चौथा पार्ट क्या कहता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ C2E एंड क्लियरली आइडेंटिफाई द स्टीरियोकेमिस्ट्री व्हेन नेसेसरी। बस ये इसमें तो हमें C से E बताना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं पहले। तो आपको क्या ख्याल है, आपको क्या लग रहा है C क्या हो सकता है? कोई अंदाजा लगाए? सर रिड्यूसिंग एजेंट यूज है तो ईस्टर रिड्यूस हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। देखिए इन्होंने क्या किया, ये कंपाउंड है ना, इस पे लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड डाला। लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, और वो ईस्टर को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगी, किसमें? CH2OH के अंदर। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो ईस्टर को रिड्यूस करता है प्राइमरी अल्कोहल में। सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर यूज करते तो रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, वो उसका जोर ईस्टर पे नहीं चलता, वो सिर्फ कीटोन और एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है। एनीवेज, once lithium aluminum hydride reduces the alcohol the ester into the primary alcohol, फिर आपने ये reagent यूज किया। could you tell me the name of this reagent? Pyridinium chlorochromate। That's very impressive, PCC, pyridinium chlorochromate, हमने ये बात की थी, लेकिन हमने इसका स्ट्रक्चर नहीं दिखाया था आपको। मैंने PCC लिखा था स्क्रीन पे और इसकी एब्रिविएशन भी बताई थी, और मैंने ये भी कहा था कि ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है और सिलेक्टिव होता है, ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। डू यू रिमेंबर? Yes, sir. सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड में हमने बात की थी और रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में भी की थी, तो ये आज फिर बात आ गई। तो प्राइमरी अल्कोहल जब रिड्यूस होगी, सॉरी ऑक्सीडाइज होगी PCC से, तो किस में जाएगी? एल्डिहाइड के अंदर। तो आप C का स्ट्रक्चर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा। वेरी सर गुड, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाए। एग्जैक्टली, ठीक है, ये मैंने सही बनाया है, C। अच्छा अब आ जाए D पर। अब देखिए इसमें ये रीजन डाला है, पिरिडीन बेस है और सॉल्वेंट भी है। ये जो
बीच वाली कार्बन है दो कार्बोनिल के बीच में, ये एसिडिक प्रोटॉन रखती है। यानी ये जो CH2 है ना, इन दोनों के कार्बोनिल के बीच में, ये जो मिथिलीन है, CH2 को मिथिलीन कहते हैं, और अगर CH2 दो विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में हो तो उसको एक्टिव मिथिलीन कहते हैं। तो ये जो एक्टिव मिथिलीन है ये एसिडिक है। एसिडिक क्यों है? क्योंकि अगर आप इसमें से H निकाल दें तो जो रिजल्टिंग कॉन्जुगेट बेस होगी ना, यानी कार्बन एनाइन जो बनेगा, वो डीलोकलाइज हो जाएगा इन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ, तो स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। यानी डीलोकलाइज का मतलब है स्टेबलाइज। तो इसलिए ये बेस यानी प्रोटीन पहले इसका H निकालेगी, यहाँ एनाइन आएगा, कार्ब एनाइन C नेगेटिव। वो C नेगेटिव यहाँ इस मॉलिक्यूल में कहाँ अटैक कर सकता है? कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक साइट है इस मॉलिक्यूल के अंदर? कार्बोनाइल। कार्बोनाइल का कार्बन। वेरी गुड। तो आप ये देखिए, अब आप देखिएगा मैं कर क्या रहा हूं। जब कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा, let me draw first, then you will understand what I am trying to do. Okay, one mistake I did, but no worries, क्योंकि कनेक्शन डायरेक्ट है, यानी इसने इस पे अटैक किया यूं करके, और यहाँ पे OH भी है। मैं स्ट्रक्चर को क्लीन कर लेता हूँ पहले। हाँ, ये ठीक है। क्या ख्याल है, पहले फॉर द टाइम बिंग ये बनेगा? समझ में आ रहा है आपकी ये? जी स्टूडेंट, यस सर। देखें, ये जो OH है ना, ये पहले कार्बोनाइल थी, यानी ये एल्डिहाइड वाली कार्बन वो थी, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस स्ट्रक्चर में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये कि मैंने एक कार्बन मिस कर दिया, अगर आपको नजर आ रहा है, क्योंकि एल्डिहाइड वाली कार्बन अलग है और ये वाली एक्टिव मिथिलीन कार्बन अलग है। तो लेट मी undo the structure. I think initially we drew correct, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है भाई, ये बनेगा स्ट्रक्चर। अब आपकी समझ में आ गया स्ट्रक्चर ये? यस सर। ठीक है ना। अच्छा, अब अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि रिफ्लक्स किया है आपने, हीट किया है। रिफ्लक्स मतलब हीटिंग की है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, ये डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा, यानी CO2 गैस बनकर स्केप कर जाएगा। यानी अब आप देखिएगा मैं कर क्या रहा हूं, और मैं इसको करने के लिए ना ऐसा करता हूं, इसको कॉपी करता हूं और पेस्ट करके नीचे लाता हूं और आपको कंपैरिजन दिखाता हूं। होगा क्या, ये देखिएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यानी पहले तो ये OH निकला और यहां से H निकला और ये डबल बॉन्ड आ गया, यानी सीधी सीधी बात है, हाइड्रेशन हो गई ये। इसके बाद ये CO2 यहां से गैस, यानी ये CO2 ये गैस निकलती है, तो लेट मी डिलीट इट, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी। यानी आपका आंसर जो है ना, सॉरी यूं रखता हूं मैं इसको, आपका आंसर ये है एक्चुअल, ये आपका D है। अच्छा, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इसमें कितने कार्बन है। अगर आप इसके 6 कार्बन है, बेंजाइल में कितने होते हैं कार्बन? 7 7 प्लस 7 प्लस 7 कितना होगा? 21 प्लस 6 27 प्लस 2 29, कार्बोनाइल का हो गया 30, ठीक है। और इथाइल के 32, 2 कार्बन ऐड कर ले, तो ये जगह C32 आ रहा है, और ऑक्सीजन भी 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो यकीनन हाइड्रोजन भी 30 ही होंगे, तो ये D हमारा बन गया। तो आपको अब तक कोई मसला है CD में?
एनी क्यूरी? एक्सक्यूज मी सर, रिफ्लक्स करने के बाद पहले डिहाइड्रेशन और फिर डिकार्बोक्सिलेशन हुई है ना? बेसिकली डिहाइड्रेशन तो उसी वक्त ही हो गई थी, रिफ्लक्स में ही होगी डिहाइड्रेशन, लेकिन डिहाइड्रेशन तो इसलिए भी होनी थी कि एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम डेवलप हो रहा था, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ रहा था, ये जो आया है एल्कीनिक ओलिफिनिक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और साथ में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी था, तो बहुत अच्छा डीलोकलाइज सिस्टम हो रहा था, तो वो तो ड्राइविंग फोर्स इसकी कॉन्जुगेशन है। बाद में डीकार्बोक्सिलेशन भी होगी, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन इसलिए होगी कि अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हो सिस्टम में इस तरह से कि उसकी बीटा पोजीशन पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, क्योंकि अगर जब यहाँ कार्बोक्सिलिक था तो अल्फा कार्बन ये थी, बीटा कार्बन ये थी, तो बीटा कार्बन पे अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ जैसे कि नाइट्रो या कोई कार्बोनाइल, तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाता है, और ये गैस का बन के निकलना यही ट्रॉपिकली फेवर्ड है और यही इसकी ड्राइविंग फोर्स होती है। तो डी हमने बना लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए डी में ये डाला, ये इस रीजन का नाम पता है आपको, इसका IBU2ALH, जी स्टूडेंट नाम पता है आपको इसका? किसी को मालूम है ना? आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको कहते हैं डाइबेल। ये जो आपने एब्रिविएशन में सुनी होगी ना, डाइबेल, ठीक है। डाइबेल भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और वो भी ईस्टर को हाइड्रोलाइज करता है प्राइमरी अल्कोहल में, जिस तरह आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो ईस्टर है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल में ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इन्होंने चूंकि ये ख्याल कीजिएगा, इन्होंने इसकी जो ज्योमेट्री है वो यूं दिखाई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये भी ट्रांस है और ये भी ट्रांस है, तो बोथ आर ओके। अच्छा खैर, इसके बाद फिर आगे का रिएक्शन इन्होंने करके खुद से दिखा दिया है कि किस तरीके से ये बना है। मैं आपसे नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं, इस मॉलिक्यूल से ये मॉलिक्यूल कैसे बना होगा, जरा गौर से देखें, देखते हैं कौन आपका से बता पाता है। अच्छा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पास कोई आइडिया है इस मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल कैसे बना होगा? आप गौर से देखें, कुछ क्लू दें आप मुझे। सर पहले मेरे ख्याल से कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के साथ रिएक्ट किया और उसके बाद MCPB। आप कहना चाह रहे हैं कि पहले इसकी डाइहाइड्रोक्सिलेशन की, ये दोनों तरफ OH आएंगे और फिर MCPB तो काम ही नहीं करेगा, MCPB तो काम ही डबल बॉन्ड पे करता है, वो तो आप खत्म कर रहे हैं कोल्ड KMnO4 के साथ। सर उसके बाद एक और भी रिएजेंट होता था। नहीं, ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल है, वैसे मैं बताऊं सच में। ये देखिए, सबसे पहले ना आप बनाएंगे हेलोहाइड्रिन, यानी अगर आपको याद हो हम इसको Br2 से ट्रीट करते थे तो ब्रोमोनियम आयन बनता है और फिर ब्रोमाइड जो है वो अटैक करता है, तो दोनों तरफ ब्रोमीन आ जाता है। लेकिन हमें दोनों तरफ ब्रोमीन नहीं लाना, हमें एक तरफ OH और एक तरफ ब्रोमीन लाना है फॉर द टाइम बीइंग। तो इसको आप ब्रोमीन और वाटर के साथ ट्रीट करें, तो इधर OH आ गया और इस कार्बन पे Br आ गया, ठीक है। उसके बाद ये जो OH है इस कार्बन पर अटैक करके Br को डिस्प्लेस कर देगा, 3 मेंबर रिंग बना देगा जिसको इपॉक्साइड या ऑक्सीरेन कहते हैं। तो दिस इज हाउ वी अचीव दिस प्रोडक्ट। 2 स्टेप है ये। पहले स्टेप में हाइड्रोब्रोमिनेशन है, यानी Br2 एंड वाटर। दूसरे स्टेप में बस बेस डाली आपने, बेस ने क्या किया, इस अल्कोहल को, यानी जो ये अल्कोहल है कोने वाली प्राइमरी अल्कोहल, इसको डीप्रोटोनेट किया और इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन हो गई। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ क्योंकि रिएक्शन हमने किया है, लेकिन देखिए कितना अच्छा रिएक्शन है यहाँ पे। मतलब हम जब करते थे तो हम तो स्पेसिफिकली करते थे, यानी फंक्शनल ग्रुप की हेडिंग के अंदर, लेकिन देखिए इसकी जो रियल एप्लीकेशन है वो यही है, ठीक है, जो लिखिए। बहरहाल इसके बाद ये ऐड हुआ और ये ऐड हुआ, तो आपकी प्रोडक्ट ये बनेगी जिसका नाम है E। तो ये इस E का स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं आपसे, तो क्या जहन में आता है E का स्ट्रक्चर? देखते हैं, कोई मतलब क्लू दे मुझे। जी स्टूडेंट, कोई है क्लू? मैं जब तक ऊपर का मिटा रहा हूं काम।
कोई है आपके जहन में आइडिया? इस स्ट्रक्चर में ये दो चीजें ऐड करी, तीन चीजें, और ई बन गया। आर यू विथ मी स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो कुछ मुझे बताएं, कुछ कहीं से स्टार्ट तो ले। मुझे पता है मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन कहीं से स्टार्ट तो ले, कोई लॉजिकल बात करें। सर मे बी आयोडीन जो है वो इपॉक्साइड के कार्बन पे अटैक कर देगा। देखिए आयोडीन यहाँ क्लोरीन पे लगा है ना, ये कोई न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, तो ये कुछ नहीं करेगा, ये ई में मौजूद रहेगा। तो वैसे भी आपके सामने है, ई में आई नजर आ रहा है आपको, ये रहा आई, ठीक है। आप एक काम करें, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दिया हुआ है ना, आप क्विकली इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें और इसका निकालें। चले सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन निकालना है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7 + 7 + 7 21 + 6 27 और 3 ये रहे ना, कितने हो गए? 30 कार्बन जी। सर इसमें जो ऑक्सीजन है फिनोल वाला, वो इस एपॉक्साइड पे करेगा अटैक, हो सकती है? नहीं हो सकता। अभी आप देखें इसमें कितने कार्बन आ रहे थे? 30 आ रहे हैं यहाँ पे, हमने अभी भी गिने। इधर कितने आ रहे हैं? 7 + 7 कितने हो गए? 14 + 6 20। 30 + 20 = 50। तो इसका मतलब है ये दोनों मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं एक दूसरे में, तो 50 आ रहा है ना, 30 + 20। और इस्तेमाल तो ये भी किया, यानी ये दो कार्बन ये भी हैं, बल्कि दो क्या, 2 मिथाइल का मतलब है 2 कार्बन ये, 2 कार्बन ये, 4, 2 कार्बन ये, 6 कार्बन ये भी है, लेकिन ये नहीं ऐड हो रहे। तो इसका मतलब है ये जो कंपाउंड है ये ऐड होने के लिए नहीं है, ये कोई हेल्प करने के लिए आया है। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। नाइट्रोजन अटैक कर सकता है इपॉक्साइड के कार्बन? ये मोहम्मद उस्मान आप पूछ सकते हैं। सर आप कहते थे एरो के नीचे सॉल्वेंट होता है यूजुअली, लेकिन अब ये चूंकि रिएजेंट इतने सारे हैं तो मजबूरी है कि कुछ नीचे इन्होंने लिख दिए, वरना सारे ऊपर लिखते तो ये यहाँ तक जा रहे होते हैं, ठीक है। कोई ये रूल नहीं है, मैंने बताया था, लेकिन मैंने ये भी साथ में कहा था यूजुअली, अक्सर, इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है। और वैसे बाय द वे यहाँ उन्होंने कोई सॉल्वेंट दिखाया ही नहीं है आपको। अच्छा खैर, एक्चुअल में हो ये रहा है, ये एक मशहूर नीम रिएक्शन है। मैं आपको नाम बता देता हूँ ताकि आप इसके बारे में थोड़ा सा खुद से पढ़ लीजिएगा। मित्सुनोबु रिएक्शन, ठीक है, लेकिन मैं अभी करा के दूंगा आपको, डोंट वरी। ये मित्सुनोबु रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है ना, ये वाला है। इसमें होता ये है कि ये वाली जो OH है ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये अटैक करेगी इस कार्बन पे और OH निकाल देगी ये वाला। अच्छा, OH इधर पुअर लिविंग ग्रुप, तो इस तरह OH नहीं निकल सकता। होगा क्या, सबसे पहले ये जो सेकेंडरी अल्कोहलिक OH है, अच्छा जहन में रहे कि ये अल्कोहलिक OH नहीं है, ये फिनोलिक OH है, ये अल्कोहलिक OH है। तो जो अल्कोहलिक OH है, सबसे पहले ये इन स्पीशीज से, ये जो दो नीचे लिखी हुई है, इनसे रिएक्ट करके गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप में, क्योंकि OH हैज नेवर बीन अ गुड लिविंग ग्रुप, यू हैव टू मेक इट गुड। तो ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा। और कैसे होगा अभी मैं आपको दिखाता हूं थोड़ी देर में। उसके बाद ये जो फिनोलिक OH है इस कार्बन पर अटैक करेगा और इस O और O के साथ जो भी ग्रुप कुछ लगा होगा जिसकी वजह से OH गुड लिविंग ग्रुप हो गया, वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब ये मैं मैकेनिज्म आपको कराऊंगा। पहले जरा मैं आपको एक रिएक्शन, ओके, तो ये स्टूडेंट, ये मित्सुनोबु रिएक्शन है, पहले इसको देख लें फिर वापस आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। ये होता ये है, मैं आपको डायरेक्ट रिएक्शन दिखाता हूं, ये देखें, जस्ट ट्राई टू सी, यहां से देख लें, ये OH है बिहाइंड द प्लेन, ये OH है अबव द प्लेन। OH रिप्लेस कर गया इस N3 के साथ। N3 एक न्यूक्लियोफाइल है, एजाइडाइन जिसे कहते हैं। तो मकसद कहने का ये है कि न्यूक्लियोफाइल आता है और OH को डिस्प्लेस कर देता है, लेकिन OH इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। तो OH पहले इन रिएजेंट के साथ गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और आप साथ में एक चीज और देखिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री भी उलट जाएगी, यानी OH इस वक्त बिहाइंड द प्लेन था, जब न्यूक्लियोफाइल आया तो वो अबव द प्लेन आया है,
और यहाँ OH अबव द प्लेन था, जब न्यूक्लियोफाइल आया तो वो बिहाइंड द प्लेन आया। तो दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो OH को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करता है पहले, और दूसरा इसकी जो शिफ्टिंग है, सब्स्टिट्यूशन है OH की, वो फिर विद चेंज इन स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है। मैकेनिज्म क्या है इसका देखें, PPH3 यानी ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ये रखा हुआ, और ये डाई कार्बोक्सिलेट है ये, लेकिन हम इसमें जो भी हो, फास्फोरस एक न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी होती है। फास्फोरस इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगी और यहाँ पे एनाइन बन जाएगा इस नाइट्रोजन पे, आप ये ज्यूटर आयनिक एडक्ट बनेगी है। इसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल आपको लाना है, जैसे हमारे केस में वो है फिनोल है, ठीक है, हमारे केस में फिनोल है, वो डीप्रोटोनेट होगा इस N नेगेटिव के हाथों, और ये न्यूक्लियोफाइल जो है एक्टिवेट हो जाएगा NuC नेगेटिव। ये ध्यान में रखिएगा, ये अभी अलग से मौजूद है। अब आपका जो वो OH है जिसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होना है, यानी जो मॉलिक्यूल एज एन इलेक्ट्रोफाइल सर्व कर रहा है, वो OH इस फास्फोरस पे, पॉजिटिव फास्फोरस पे अटैक करके अपने साथ जोड़ लेगा, यानी ये बन जाएगा नीला वाला ये, और ये PN बॉन्ड टूट जाएगा। तो अब आप देखिए एक चीज, R1 R2 के साथ जो OH है वो अब OH नहीं रहा, वो OPPH3 हो गया। इस ऐसा होने से क्या होगा, ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, वो इस कार्बन पर अटैक करके O को डिस्प्लेस कर सकता है। अच्छा, अब आप बोलेंगे इतनी लंबे चौड़े स्टेप की क्या जरूरत थी, सीधा सीधा न्यूक्लियोफाइल आता इस कार्बन पे और OH को निकाल देता, लेकिन OH चूंकि पुअर लिविंग ग्रुप है तो OH को पहले गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो अभी आपको, मुझे पता है आधा समझ में आया होगा, अब हम आधा बाकी यहाँ समझते हैं। वापस इधर आते हैं, जरा ये बैकग्राउंड वॉइस बंद कर दें जी। सर वहाँ पे जो फाइल था वो क्यों नहीं फास्फोरस पॉजिटिव पे अटैक कर सकता? कौन सा वाला, दूसरा वाला? हाँ, न्यूक्लियोफाइल जो था वो उस आपकी बुक में, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल था वो फास्फोरस पॉजिटिव पे अटैक क्यों नहीं कर सकता? ये वाला न्यूक्लियोफाइल, ये समझ गया मैं, ये रेड वाला। जी सर। एक मिनट मुझे दीजिए, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, लेकिन मसला ये है कि इसके इस फास्फोरस पे अटैक करने से आगे कोई प्रोडक्ट सच हमें मिलेगी नहीं, तो इसकी वजह से ये रिवर्सिबल होगा, और ये वापस न्यूक्लियोफाइल ने जो पी पे अटैक किया होगा वो वापस ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड, और न्यूक्लियोफाइल वापस वैसी रिटेन हो जाएगा। जबकि इस OH के अटैक करने से फायदा ये है कि ये OH गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाद में जो न्यूक्लियोफाइल आएगा रेड वाला, वो इस पूरे OH को, जो कि अब OH नहीं रहा, अब OPPH3 है, उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो देखें, रिएक्शन वो होता है जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, जिससे प्रोडक्ट आगे जाती है, वरना बीच में रिएक्शन तो बहुत सारे हो रहे होते हैं, लेकिन वही बात है कि जहाँ से प्रोडक्ट की तरफ हम जा रहे होते हैं, हम उन स्टेप्स को दिखाते हैं, बाकी नहीं दिखाते। हालांकि आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, इस न्यूक्लियोफाइल का भी अटैक होगा फास्फोरस पे, और ये NuC और PPH3 का बॉन्ड बनेगा, लेकिन फिर आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो इसलिए वापस ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड। ठीक है, अब आप साइड रिएक्शन कर सकता है ना? बिल्कुल कर सकता है, और ये जो यील्ड रिएक्शन की जो कम आती है वो इसी वजह से आती है, वरना तो हर रिएक्शन की यील्ड 100% नहीं आनी चाहिए। क्या ख्याल है, हर रिएक्शन 100% यील्ड का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे यील्ड भी शायद लिखी है, ये देखें, ये देखें कितनी लिखी मैंने बताई, ये 84% लिखी हुई है, ये लिखी हुई, ठीक है। यस सर। कहीं 69% है, कहीं 95% है, तो जो बाकी परसेंटेजेस होती है वो किस चीज की है, वो यही बाय प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, जो कुछ और बना रही होती है, ठीक है। या फिर अनरिएक्टेड स्टार्टिंग मटेरियल भी होता है, यानी स्टार्टिंग मटेरियल ने रिएक्शन नहीं किया। तो बहरहाल अपने काम पे आते हैं। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को देखें, इस फास्फोरस ने इस नाइट्रोजन पर अटैक करना है, क्या ख्याल है, करेगा अटैक? ठीक है, यस सर। वहां पे PPH3 था इस बुक के अंदर, यानी ट्राइफिनाइल फॉस्फीन था, यहां पे कुछ और है, लेकिन बहरहाल बात वही है, ये नॉर्मल ब्यूटाइल है ना, ट्राई नॉर्मल ब्यूटाइल फॉस्फीन। इस P N पे अटैक करेगा तो ये N डबल बॉन्ड N ब्रेक होगा, N पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और एक N पे P पॉजिटिव और 3 ब्यूटाइल ग्रुप आ जाएंगे। फिर ये जो N नेगेटिव होगा, ये इस न्यूक्लियोफाइल का H ले लेगा, फिनोल का H ले लेगा, तो ये फिनोक्सी एनाइन बन जाएगा, O नेगेटिव। यानी ये जो चीज होगी ना, ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होगी, ये चीज, ठीक है। अच्छा, अब आए वापस इस पे। इसके बाद क्या होगा, ये जो आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, ये अटैक करेगा उस फास्फोरस पे
जिसने इसके साथ बॉन्ड किया हुआ था, और अटैक करके ये पीएन बॉन्ड तोड़ देगा और ये अपने साथ जोड़ लेगा। OH जो है रिप्लेस हो जाएगा OP ब्यूटाइल थ्राइस के साथ, यानी इस तरह। ये जो है OH है ये P पे अटैक करेगा, PN बॉन्ड तोड़ेगा और खुद P के साथ बॉन्ड कर लेगा, OPPH3 पॉजिटिव बन जाएगा। हमारे केस में OP ब्यूटाइल थ्राइस 3 दफा आ जाएगा। फिर ये जो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है, यानी हमारे केस में फिनोक्सीएनाइन जो है, फिनोलेट कह लें इसको, वो अटैक करेगा इस कार्बन पे और OH को OP को डिस्प्लेस कर देगा और ओवरऑल OH के बदले न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। नाउ कम बैक टू अवर, तो ओवरऑल इस OH के बदले क्या आ जाएगा, ये पूरा ग्रुप आ जाएगा उठ के। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? तो प्रोडक्ट आप क्या अज्यूम कर रहे हैं E की? कोई मुझे ओरली बता सकता है स्टूडेंट आप में से? सर OH की जगह पे O बेंजीन रिंग, OBN और I आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। यानी कि ये मैं पहले से पुराना वाला बना दूं, फिर मैं इसको एडिट करूंगा। ये तो मैंने यही बना दिया। अब देखें, अब गौर से देखिएगा, ये OH गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, इसके साथ क्या आ जाएगा, O, और ये आपका ये ग्रुप आ जाएगा, ये वाला। और कुछ चेंज होगा तो बता दें, आयोडीन भी होगा। सर स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। मैंने जान के नहीं करी थी उस वक्त, क्योंकि मैं चाह रहा था आप में से कोई पॉइंट आउट करे। मुझे अंदाजा होगा कि आप लोग कितने अटेंटिव बैठे हुए, उस हिसाब से मैं इसको कर दूंगा। बस जरा मैं पहले बाकी चीजें तो बना लूं, ठीक है? बाकी चीजें तो मेरे ख्याल में सही है। स्टीरियो केमिस्ट्री बिल्कुल चेंज होगी, ये बिहाइंड द प्लेन है, अब हो जाएगा अबव द प्लेन। इट विल बी लाइक दिस। एक्सक्यूज मी सर, ये जो फास्फोरस है ये दूसरे वाले नाइट्रोजन पे अटैक नहीं कर सकता जो सिंगल बॉन्डेड है? कौन सा फास्फोरस? दूसरे नाइट्रोजन पे? इस वाले पे? नहीं सर, वो जो फर्स्ट वाला नाइट्रोजन है मिथाइल के साथ जो लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। सर जो Me2N है। अच्छा अच्छा, ये नहीं नहीं, ये नहीं कर सकता इस पे अटैक, क्योंकि ये तो नाइट्रोजन अमाइडिक नाइट्रोजन है, एमाइड का है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक इसलिए कि इसको करने से पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इस एंड से करेंगे तो आप क्या करेंगे, इस एंड के साथ तो 2 मिथाइल लगे हुए हैं, 1 कार्बोनाइल लगा हुआ है, तीनों तरफ सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है? ओके सर। तो ये नहीं कर सकता। तो बहरहाल ये E की प्रोडक्ट बन गई है हमारी, और उसके बाद फिर ये बन सकता है, अगर आप, मैं उल्टा बनाऊं, आयोडीन को इधर कर दूं, तो फिर ये आयोडीन जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये आपका जो रिंग ओपनिंग है, ये वाली कार्बन इस के साथ बॉन्ड कर लेगी और ये प्रोडक्ट बन जाएगी, और BN वापस OBN जो है OH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी D प्रोडक्ट हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर द स्ट्रक्चर्स फ्रॉम C to E, ठीक है? ये हम C to E के स्ट्रक्चर्स हैं जी। मैं स्टूडेंट कह रहे हैं कि मुझे, हमें इस बुक के PDF दे दें, बिल्कुल मैं दे दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है? अच्छा, तो हमने इस क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट 1, 2, 3 और कर लिया। अब 4 करते हैं, फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। ये फॉर डिफरेंट पार्ट है। ये कैफीन है, ठीक है? स्टिमुलेंट जो चाय और कॉफी में होता है और बेवरेजेस में भी होता है, जो आपके ब्लैक वाली बेवरेजेस होती हैं या येलो वाली जो होती है, इसकी सिंथेसिस है। और जब आप इसको बनाएंगे स्टार्टिंग मटेरियल से, तो बीच में ये FGH आएगा, हमें इनका स्ट्रक्चर बताना है, पार्ट 5 में लिखा हुआ है FGH। अच्छा, और फिर जब बीच में I देख रहे होंगे, H से कैफीन बनाएंगे I के थ्रू, तो I की कंडीशन क्या होगी। ये वाला पार्ट जो छठा है, लाजमी बात है कि जब 5वां कर लेंगे जब भी छठा समझ में आएगा, क्योंकि छठा उसी वक्त होगा जब आप स्ट्रक्चर H बना चुके होंगे 5वें से। तो स्टार्ट करते हैं, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। मैं चेक कर लूँ, नहीं, इसके बाद एक छोटा सा पार्ट हो रहा है, बहरहाल वो बहुत ही छोटा है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं ये इसको कॉपी कर रहा हूँ वहाँ पे कैम बायोड्रॉप सॉफ्टवेयर पे, वहाँ से हम इसको
यूज करेंगे। सॉरी ये हुआ नहीं, कॉपी सिलेक्टेड ग्राफिक, गोना पेस्ट। क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एफ के बारे में, आप कुछ क्लू दें। क्या क्या स्ट्रक्चर हो, पहला रिएक्शन क्या हो सकता है। जी स्टूडेंट्स, कोई आइडिया है आपका। ये तो इसी तरह बना सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। जी स्टूडेंट, कोई है आइडिया, ओरली बताएं। ट्रिपल बॉन्ड में यहां लगा दूं, एन भी यहां लगा दूंगा। मैंने इसको जानबूझ के इस तरह लिखा है, ठीक है ना, एक ही बात है। सोडियम इथॉक्साइड बेस होती है, इथेनॉल सॉल्वेंट है, हीटिंग है। देखिए सबसे पहला स्टेप ये होगा, ये बेस इस H को निकाल देगी क्योंकि एसिडिक है, क्योंकि जब इस H को निकालेगी तो N पे नेगेटिव चार्ज आएगा और वो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो सकता है इस कार्बोनाइल के साथ, तो इसलिए ऐसा होगा। सही है। सर बेस जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन को भी तो निकाल सकती है। बिल्कुल निकाल सकती है, उसको भी निकालेगी, ठीक है, वो काम भी होगा, वो भी होगा। लेकिन फिलहाल हम ये दिखा भी देने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अभी साइक्लाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये नेगेटिव हुआ, अब ये नेगेटिव यहाँ कहाँ अटैक कर सकता है, इधर इलेक्ट्रोफिलिक साइड कौन सी है, चले मैं आपके कहने पे अभी निकाल ही देता हूँ वो बेस भी। ये ले, आपने सही कहा है, बिल्कुल गलत नहीं कहा, ये ले। अब आगे बताएं। अब ये जो ये है, ठीक है ना, ये नेगेटिव इस कार्बन नाइट्राइल कार्बन पर अटैक कर सकता है। यस कार्बन पे बिल्कुल कर सकता है ना, गुड। तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए गौर से देखिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है पार्ट, इसको जरा गौर से देखिएगा। ये मैं कोशिश करता हूं आपको एक्सप्लेन करने की। इसको मैं वो कर दूं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये लाइक दिस। तो ये जब इस N इस पे अटैक करेगा तो ये मैं इस N का इसके साथ बॉन्ड कर रहा हूं, ठीक है, N का इसके साथ मैं बॉन्ड कर रहा हूं, और अगर इसके साथ बॉन्ड होगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ये आपका डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। यस ये मैं इसको जान के थोड़ा बड़ा करके ये कर रहा हूं, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा इसके बाद और क्या एज्यूम करते हैं आप, ये इसी तरह ये जो दूसरा वाला है ये NH है, यानी ये वाला, वो भी बेस इसको डीप्रोटोनेट करेगी, एनाइन बनेगा जिस तरह ये पहला वाले का बना है, और फिर वो इस कार्बोनाइल पर अटैक कर देगा। यानी मैं इसको सॉरी दिखाता हूं, तो ये दूसरा वाला यहां बॉन्ड कर लेगा इस तरह। समझ में आ रही है बात आपके। यस सर। अच्छा फिर क्या होगा, ये हो गई साइक्लाइजेशन। ये मैं इसको जरा, मैं अभी स्ट्रक्चर को क्लीन करूंगा, अभी मैं जान के क्लीन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूं कि इस तरह ये हो जाएगा, ये लाइक दिस, ठीक है। अब आप ये देखिएगा, मैं इसको क्लीन करूंगा लेकिन मैं यहां क्लीन कर रहा हूं। ये अच्छा सॉरी, ये तो बॉन्ड ही नहीं हुआ, रुक जाए, ये सही बॉन्ड नहीं हुआ, मैं इसको सही बॉन्ड कर लेता हूं, यहां से पिक किया, इस पे लाके जोड़ दिया, ठीक है, यस अब हो गया। अच्छा मैं इसको क्लीन करूंगा, आप देखिएगा ऐसा हो गया कुछ, ठीक है। आपको समझ में आ रही है बात। यस सर। बस अब समझ में अगर आपको आ रही है तो अच्छी बात है। अगला स्टेप बता दें क्या हो सर सकता है। इसमें अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हाँ बोलिए। केमिस्ट्री कैसे आई। नहीं आई, ये तो ऐसी आ गई है, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी जरा कंप्लीट करें, स्टीरियो केमिस्ट्री भी इसमें लेकर आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा,
ये वापस कार्बोनाइल ग्रुप, ये O नेगेटिव यहाँ पर है, ये O नेगेटिव यहाँ कोलैप्स करेगा, इस हाइड्रोक्साइड को निकाल देगा क्योंकि बेसिक मीडियम है। तो क्या मैं इसको कार्बोनाइल में कन्वर्ट कर सकता हूँ इस पूरे ग्रुप को, लाइक दिस? बिल्कुल कर सकता हूँ। इसको मैं ऐसा कर दूं लाइक दिस। मेरी बात समझ में आ रही है? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट वापस कोलैप्स कर जाएगा। अब मैं आपको टर्म सिखा चुका हूं, कोलैप्सिंग क्या होती है, क्विंचिंग क्या होती है। कोलैप्सिंग में क्या होता है कि वापस कार्बोनाइल रिवर्ट बैक हो जाता है, यानी फॉर द टाइम बीइंग वो डिस्टर्ब होता है, कार्बोनाइल से टेट्राहेड्रल बनता है ट्रायगोनल प्लेनर से, लेकिन वापस होता है। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले मुझसे अब तक। सर OH बैड लिविंग ग्रुप नहीं था? बिल्कुल बैड लिविंग ग्रुप था, लेकिन देखें यहाँ पे इसलिए एक्सपेल हो गया, दो वजह है। एक तो ये बेस कैटालाइज रिएक्शन है, अगर एसिड कैटालाइज होता तो हम प्रोटोनेट करके ही निकालते, यहाँ हम प्रोटोनेट कर नहीं सकते थे एज अ वाटर। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है ना, वो ये है कार्बोनाइल बन रहा है, C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी जो है वो, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होती है। दूसरा अभी हुआ नहीं है रिएक्शन, ये देखें ये डबल बॉन्ड NH जो है ये कहाँ से आया था, अगर आपको याद हो, इस N नेगेटिव ने कार्बोनाइल नाइट्रिल कार्बन पर अटैक किया था। इसको मैं टॉटोमराइज करता हूँ, यानी इस पाई बॉन्ड को मैं यहाँ कोलैप्स करता हूँ, यहाँ पे मैं सिंगल बॉन्ड लेकर आता हूँ, ठीक है। तो ये चीज बन जाएगी। क्या ख्याल है? ये टॉटोमर हो गया, यानी ये डबल बॉन्ड NH था, अब ये डबल बॉन्ड इधर ले आया तो यहाँ का H उठा के यहाँ ले आया, तो ये मॉलिक्यूल बनेगा। आपका असल जवाब ये है, यानी ये जो F है ना आपका, वो ये है। ये अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एनी क्यूरी? सर ये आपने टोटोमराइज इस वजह से किया है ना क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। बिल्कुल, ये इसलिए कि कॉन्जुगेशन में आ गया ना, कार्बोनाइल के साथ कॉन्जुगेशन में आ गया, ऑल्टरनेट डबल सिंगल डबल। अगर यहाँ था तो फिर डबल सिंगल सिंगल डबल था, कॉन्जुगेशन नहीं आ रही थी, इसलिए ये बनेगा। ये F का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब एक चीज देखें, हाँ आगे चल के देखें ना, तो इन्होंने ये बनाया, मतलब ये फॉर्मिक एसिड भी डाला है। तो अब अगर देखें मैं इसको रोटेट कर दूं ऐसे समझाने के लिए, या मैं नीचे अलग से बनाता हूं, तो ये थोड़ा प्रोडक्ट जैसा लगेगा। ये देखें मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको रोटेट करके कुछ ऐसा कर देता हूं, लाइक दिस, ठीक है। और सॉरी, ये रोटेट कर दिया और मैं इसको फ्लिप कर देता हूं मॉलिक्यूल को, सॉरी, हॉरिजॉन्टली। ऐसा जो ऊपर और नीचे बनाए ये दोनों सेम ही है, सिर्फ रोटेट किया और फ्लिप किया। ये मैं जान के ऐसा बना रहा हूं ताकि ये कुछ प्रोडक्ट जैसा लग रहा है, अगर आप गौर से देखें तो लग रहा है ना। क्योंकि अगला स्टेप क्या होगा, ये जो अमीनो ग्रुप है इस पे SCHO ग्रुप आया, वो खराब नहीं करना है फॉर्मिक एसिड के साथ। तो F तक समझ में आ गई बात आपके? आ गई तो बताएं, फिर हम आगे करते हैं। यस सर, आ गई। आ गई, गुड। बस अब जल्दी से ये निपटाते हैं। जी बताइएगा। अब तो आसान आसान है, जल्दी जल्दी बताएं। F में ये रिएजेंट डाले तो G बना। बताइए। सीधी सीधी नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन हुई है ना, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि नाइट्रोनियम आयन जनरेट करेगा, और वो नाइट्रोनियम आयन की एरोमेटिक सिस्टम है, यहाँ पे आके लग जाएगा, एक ही जगह बचती है, तो ये बन जाएगा जी। कोई शक है तो पूछ लें, कोई प्रॉब्लम कोई मसला, ये जी बनेगा। आप देख लें F और G में क्या फर्क है। G F का नाइट्रेटेड वर्जन है, यानी इस H को हटा के इस H को NO2 लेकर आए, जैसे करते हैं आप। बेंजीन की नाइट्रेशन आपने कितनी दफा की है, आप खुद बताइए। तो वो भी एरोमेटिक सिस्टम था, ये भी एरोमेटिक सिस्टम है। सर यहाँ पे NH2 जो है इसके साथ CHO नहीं आएगा? हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि सॉरी, ये मैं F के साथ डायरेक्ट कर रहा था,
F के साथ पहले फॉर्मिक एसिड के साथ CHO आया था। ठीक है ठीक है, असल में वो जगह डिस्टर्ब नहीं हुई इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। ये रहा, सही है, थैंक यू। अब H बताइए, H क्या होगा जी, क्या करूं? जिंक एसिटिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है, नाइट्रो को NH2 में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, कोई मसला? नो सर। नो, लेकिन अब रुके, आपने सर रिएक्शन, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये कीटोन पे एक्ट नहीं करेगा? कीटोन यहाँ है ही नहीं कोई, ये अमाइड है, ये यूरिया है, कीटोन कहाँ है इधर? सर हो जाएगा हाँ, सही। एल्डिहाइड। हाँ नहीं, ये सिलेक्टिव है नाइट्रो के लिए, नाइट्रो को अमीन में करेगा। और अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, मैं वही बताने वाला था। आपने मुझसे रिएक्शन पढ़ा था एल्डिहाइड केमिस्ट्री में, अमीन यानी प्राइमरी अमीन प्लस एल्डिहाइड इज इक्वल टू इमीन, C डबल बॉन्ड N। मैं कहना ये चाह रहा हूं मैं इस CHO को जरा खोल के लिखता हूं, फिर आप समझ जाएंगे कि अगला स्टेप क्या होगा। साइक्लाइजेशन होगी बेसिकली। और से देखिएगा, क्या अब ऐसा नहीं हो सकता कि नाइट्रोजन का लोन पेयर इस कार्बन इधर अटैक करे, इधर कार्बोनिल कार्बन पे, ठीक है, और ये बन जाएगा फॉर द टाइम बिंग। और फिर आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें जैसे हम करते थे, तो यहां पे डबल बॉन्ड N आ जाएगा। मैं असल में चाह रहा हूं कि अलग से बना दूं ताकि आप कंपेयर कर सकें, तो मैं इसको अलग से बना देता हूं। यानी ये कंडेंस हो जाएगा अमीन प्लस एल्डिहाइड, और ये बन जाएगा। ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये नीचे वाला। कोई मसला है, कोई शक पूछ लें। जी स्टूडेंट, ठीक है भाई, आगे बढ़ूं? यस सर। ओके, ये बन जाएगा। लेकिन अब रुके, अब इन्होंने क्या किया, N को मिथाइलेट किया है, मैथिलेशन की है ना, यानी मिथाइल लेकर आए तो साथ में कोई लिविंग ग्रुप भी लाए होंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबली आयोडीन होगा। तो ये MEI मिथाइल आयोडाइड के साथ ट्रीट किया है, I है MEI, तो ये N के साथ H हटेगा और Me आ जाएगा। लेकिन देखिए प्रोडक्ट में यहाँ आ रहा है ऊपर की तरफ, तो हम क्या करते हैं, हम H ये नहीं बनाते, हम इसका टॉटोमर बना लेते हैं। मतलब क्या, प्रोडक्ट देख के हम डिसाइड कर रहे हैं। ये देखें आप, मैं आपको पहले अलग से नीचे बना के दिखाऊंगा, फिर आप इन दोनों में फर्क देखिएगा, मुझे बताइएगा कि फर्क बताइए क्या है इन दोनों मॉलिक्यूल में जो मैं अब बना रहा हूं। तो जरा फर्क देखें ऊपर वाले और नीचे वाले मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है इन दोनों में। हाइड्रोजन शिफ्ट कर दिया। इसको हम सीधा सीधा टॉटोमर ही कहेंगे ना, ये टॉटोमर है आपस में, ठीक है। टॉटोमर इसे ही तो कहते हैं कि एक पाई बॉन्ड की पोजीशन और एक हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज होती है। तो हम नीचे वाला प्रीफर करेंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट की तरफ लेके जा रहा है आपको, तो इसमें बड़ा अटेंटिव रहना पड़ता है। ये आपका H है। अब आप बताएं I क्या हो सकता है, मिथाइल आयोडाइड होगा, लाजमी बात है, लेकिन कोई बेस भी तो लेना पड़ेगी आपको, जो इस N के साथ जो H है उसको निकालेगी, ठीक है। वो जैसे कि सोडियम हाइड्राइड ले लेते हैं हम, तो ये I मस्ट बी लाइक दिस, I की वैल्यू I जो है वो ये होगी, ये चीज होगी। खैर ये तो आंसर में मौजूद है, क्योंकि देखें ये आगे लिखा हुआ है कि I के लिए क्या कंडीशन बेस्ट है, क्योंकि आपको मैथिलेशन करनी है रिंग है नाइट्रोजन की, तो मिथाइल आयोडाइड तो लेना ही पड़ेगा, और बस बाकी वाले ऑप्शन तो है ही गलत, क्योंकि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो एक न्यूक्लियोफाइल होता है या बेस होती है, वो इलेक्ट्रोफिलिक मिथाइल तो नहीं देगा ना आपको, और मेथॉक्साइड के पास भी नहीं है इलेक्ट्रोफिलिक मिथाइल, ना ट्राइमेथाइलअमीन के पास है वो जो कि बेस होती है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, पहला वाला, छठे का आंसर ये है, यही चीज आई है। यानी NaH पहले डीप्रोटोनेट करेंगे, किसको, बेंजीमिडाजोल जो इमिडाजोल वाला H है इसको, और N नेगेटिव होगा और फिर वो मिथाइल पर अटैक करेगा, मिथाइल आयोडाइड के मिथाइल पे आयोडीन डिस्प्लेस करेगा और NMe बन जाएगा। तो ये कैफीन की सिंथेसिस है इन दो रिएजेंट से। ये इसका नाम होता है साइनो एसिटिक एसिड,
देखिए अगर आप साइनाइड नाइट्राइल ग्रुप निकाल दें, वापस इधर H लिख दें, तो एसिटिक एसिड हो जाएगा। और एसिटिक एसिड का जो मिथाइल है उसका एक H रिप्लेस कर दे Cl से, तो वी कॉल इट साइनो एसिटिक एसिड। तो ये साइनो एसिटिक एसिड है और ये डाइमिथाइल यूरिया है। अगर मैं मिथाइल को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दूं तो ओवरऑल NH2 कार्बोनाइल NH2 यानी यूरिया हो जाएगा। तो ये डाइमिथाइल यूरिया प्लस साइनो एसिटिक एसिड इनके स्टार्टिंग मटेरियल है ये। इनसे घूमते घूमते आखिर में कैफीन तक हम पहुंचे। तो ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 तक समझ में आ गया। कोई क्यूरी हो तो पूछ लें इस कैफीन की सिंथेसिस में। नो नो गुड। सर ये जो आपने बताया था कि ZnCH3CO2H जो है वो सिर्फ नाइट्रो के लिए रिड्यूसिंग एजेंट है ना? जी, सिलेक्टिव है नाइट्रो को अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए। जिंक और एसिटिक एसिड, मतलब जिंक नाइट्रो को अमीन में रिड्यूस कर रहा है तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। इस वक्त इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इससे ये +2 में चला जाता है। ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीडेशन और खासतौर पे जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, खासतौर पे जो ऑक्सीडेशन होती है ना, इनके जो मैकेनिज्म है वो वेल अंडरस्टूड नहीं होते। मतलब हम इनके कर्ली एरोज वगैरह दिखा के हम ये नहीं बता सकते कि रिएक्शन किस तरीके से हुआ, लेकिन हुआ है। ठीक है, रिजल्ट जो है ये कंफर्म होता है। प्रोडक्ट जाहिर सी बात है इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैरेक्टराइज करते हैं, प्योरिटी भी इसकी मालूम करते हैं, हर तरह से हम सेटिस्फाइड होते हैं तो ये रिपोर्ट करते हैं। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं होती लिटरेचर में किस तरह ये मैकेनिज्म हुआ होगा, क्योंकि बहुत ही मल्टी स्टेप हो सकता है, कोई रेडिकल मैकेनिज्म से भी ये बीच में गया हो। ठीक है, एनीवेज अब ये आखिरी पार्ट, बस फिर छुट्टी आपकी। क्या हो रहा है ये थियानिन इस ग्रीन टी के एक टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी सिंथेसिस करनी है। ग्लूटामिक एसिड ये एक अमीनो एसिड है, इसमें ए डाला तो ये बना। बता दें ए क्या हो सकता है? सीधा सीधा एसिड और HCl। हाँ वेरी गुड, क्योंकि ये एसिड से ईस्टर है और यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है ए इज सेम एज इन क्वेश्चन 2। तो ये जो पीछे ए आया था ये वाला, ये लिखा हुआ HCl और मिथेनॉल, ये वही हमें लेना पड़ेगा। चलो ये ए तो हो गया। इसके बाद ये कंपाउंड में आपने ये ऐड किया तो जे बना है। इसके बारे में आप कोई कमेंट दें कि जे क्या होगा? जी कोई अंदाजा आपका क्या हो सकता है? जी सॉरी, मैं ये लेकर आता हूं। मैं ये जब तक ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं आप कुछ सोचें कि जे क्या होना चाहिए। मैं जे से पहले का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं ताकि मुझे आसानी रहे। जी स्टूडेंट, कुछ है जहन में आई कोई बात? सर नाइट्रोजन उस सी पे अटैक करेगा। वेरी गुड, कार्बोनाइल कार्बन पे यू मीन टू से? यस सर। वेरी गुड। और क्या बनेगी प्रोडक्ट? ये तो यही चीज ने बनाई है ना। ठीक है जी, सही कहा आपने। जब अटैक, हाँ अमाइड बन जाएगा। वेरी गुड। ये देखें नाइट्रोजन ने अटैक किया तो ये देखें, ये नाइट्रोजन ने अटैक किया, ये एमाइड बन गया। इधर आपका O के साथ OCH2PH, ये बन जाएगा। ठीक है, ऐसी होगा ना? क्या हम इसको जे कह सकते हैं? ठीक है, ये हमारा जे बन जाएगा। बीच में से सी गायब हो गया, नहीं आ गया। ये जे है आपका, सीधा एमाइड फॉर्मेशन है। अब ये थियानिन का स्ट्रक्चर बता दें। देखें इथाइल अमीन लिखा हुआ है, नजर आ रहा होगा आपको। मैं इसको वरना बड़ा कर देता हूं। तो ये इथाइल अमीन क्या करेगा, ये इस कार्बोनाइल पे अटैक करके इस मिथॉक्सी को डिस्प्लेस कर देगा, यानी सीधा अमाइड बना देगा।
ईस्टर से अमाइड बनाएगा। आगे क्या होगा सेकंड स्टेप में, ये आपका नाइट्रोजन है और इसके साथ आपका इथाइल आ गया और ये रहा ET। H तो अंडरस्टूड है कि H तो हो गई होगा। जी सेकंड स्टेप में क्या होगा, बस ये बताया, खत्म हो रहा काम। ये आपका अमाइड बॉन्ड टूट जाएगा, हाँ हाइड्रोजिनोलिसिस। H2 है ना, वो एक इधर आएगा तो इस एक कार्बोनाइल कार्बन पे आएगा, इस एंड पे आएगा। तो ये देखें, ये मैं कर क्या रहा हूँ, ये जो बीच का बॉन्ड है ना, ये टूट जाएगा लाइक दिस। टूट के ये मतलब एक अलग बाय प्रोडक्ट बनेगी, यानी ये जो चीज है मैं लिख दिखाता हूँ, ये बना हुआ ही है, यानी ये एल्डिहाइड बन जाएगा आपका यहाँ से अगर देखें तो टेक्निकली, ठीक है। यानी ये यहाँ से बॉन्ड टूटा तो दोनों तरफ H आ गया, तो ये NH2 हो गया, ये CH हो गया। अब हम इस पूरे बाय प्रोडक्ट को डिलीट कर देते हैं, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा थियानीन है, ये स्ट्रक्चर है आपका इसका थियानीन का, ये आपका थियानीन है। कोई क्यूरी है तो पूछ ले भाई। सर इसमें हाइड्रोजनेशन में स्पेसिफिकली नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड क्यों टूट रहा है? अच्छा, पहली बात देखिए ये है कि ये हाइड्रोजिनेशन नहीं है, इसको हाइड्रोजिनोलिसिस कहते हैं। दोनों में फर्क है। हाइड्रोजिनेशन में तो H2 मॉलिक्यूल किसी पाई बॉन्ड पे ऐड होता है और पाई बॉन्ड फिर सैचुरेट होकर सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे एल्कीन की हाइड्रोजिनेशन होती है या एल्काइन की हाइड्रोजिनेशन होती है, ठीक है। जबकि हाइड्रोजिनोलिसिस उसमें भी H2 ऐड होता है, लेकिन उसमें किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम पे नहीं होता, वो बेसिकली किसी सिग्मा बॉन्ड पे ही ऐड होता है। और फिर सिग्मा बॉन्ड पे तो आपको पता है वैसे टेक्निकली हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सैचुरेटेड होता है, सेटिस्फाइड होती है इसकी वैलेंसी थ्रू सिंगल बॉन्ड। तो फिर उस केस में जब वो ऐड होता है सैचुरेटेड सिस्टम पे, तो उस सैचुरेटेड सिस्टम का जो बॉन्ड है ना उसको तोड़ देता है, और बॉन्ड तोड़ने के बाद दोनों जो डिस्टर्ब्ड एटम होते हैं जिनकी वैलेंसी एक कम हो जाती है बॉन्ड टूटने की वजह से, दोनों तरफ H आ जाता है। तो इसको हम हाइड्रोजिनोलिसिस कहते हैं। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक, और विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जिस तरह हाइड्रोलिसिस होती है, इलेक्ट्रोलिसिस होती है, ऐसी हाइड्रोजिनोलिसिस। अच्छा, ये जो हाइड्रोजिनोलिसिस है इस पर्टिकुलर केस में जिसमें H2 और कैटालिटिक पैलेडियम चारकोल यूज किया है, ये अमाइड के लिए स्पेसिफिक है। ये अमाइड का बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनाइल के साथ ये डायरेक्टली नाइट्रोजन कनेक्टेड है, ये अमाइड बॉन्ड कहलाता है। CN वाला, ये CN के लिए स्पेसिफिक होती है। CN बॉन्ड ब्रेक होता है, अमाइड का CN, सारे CN नहीं, ये नहीं कि आप बोले सब प्राइमरी अमीन लगा हुआ हो किसी कार्बन चेन पे तो उसकी भी हाइड्रोजनोलिसिस हो जाएगी, उसकी नहीं होगी, अमाइड वाली की होती है, ठीक है। तो दैट्स आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर बिकॉज वी हैव कवर्ड प्रॉब्लम 23. So do you have any question in problem 23? सर वो दूसरा अमाइड भी तो था। कहाँ पे, किधर है? एक ही तो है ये रहा, और कहाँ है? ये वाला बोल रही है ये? जी सर। अच्छा, एक तो वैसे कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि अगर इसको निकलना ही हो तो फिर इसको लगाने का फायदा क्या होगा। इसका मतलब है कि ये निकलने के लिए आया ही नहीं है एक बार। चलो खैर, ये तो खैर हम अपना दिमाग से कह रहे हैं, लेकिन वैसे आप जनरली कह सकते हैं सर अगर अमाइड तोड़ेगा तो ये क्यों नहीं तोड़ेगा। तो देखिए बात दरअसल ये है कि ये एक लार्जर मॉलिक्यूल मिलेगा आपको यहाँ से, जो खुद भी इटसेल्फ स्टेबल होता है। अगर आप यहाँ से तोड़ेंगे ना तो आपको इथेन अमीन मिलेगा, ETNH2, है ना। और जबकि इस वाले को आप तोड़ेंगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, और साथ में ये यहाँ से एल्डिहाइड है इस साइड से और इस साइड से ईस्टर है। तो ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है बनिस्बत इथाइल अमीन के। तो हमेशा स्टेबल मॉलिक्यूल जो है वो प्रेफरेंस होती है कि उसकी वो बाय प्रोडक्ट मिले। तो इसीलिए अमाइड के लिए स्पेसिफिक है, चलो ठीक है अमाइड दोनों है, लेकिन जहाँ प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या बाय प्रोडक्ट की रिएक्शन उस जाने प्रोसीड करता है। ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज लेक्चर? ये वो है आज का। थैंक यू सर। वेलकम। क्वेश्चन है तो स्टूडेंट, हमने जो है प्रॉब्लम नंबर 23 आज की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने इतने अरसे में पढ़े वो अप्लाई हो रहे हैं। और देखिए बिल्कुल मिक्स चल रहा है, ये नहीं है कि एक दफा एल्कीन केमिस्ट्री हमने पढ़ ली तो बस खाली एल्कीन के रिएक्शन आ रहे हैं। इसी के अंदर देखिए एल्कीन के रिएक्शन भी आए, एरोमेटिक के भी आए, कार्बोनाइल के भी आए, स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आई। तो असल आइको जो प्रॉब्लम्स होंगी, ये जो प्रिपरेटरी प्रॉब्लम्स है वो भी ऐसी होंगी। तो मिक्स
कॉन्सेप्ट्स होते, लेकिन हमने इसको इंडिविजुअली पढ़ना जरूरी था। तो इतना टाइम जो लगाया वो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसी बुनियाद पे, उसी बेसिस पे हम आज ये प्रॉब्लम कर पाए हैं। वरना अगर हम पहले मैं आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम कराता तो मुझे एक एक स्टेप को समझाने के लिए पूरा बैकग्राउंड देना पड़ता, और ये लेक्चर जिस वक्त 1.5 घंटे तक हमारा गया है, ये 4.5 5.5 घंटे को भी एक्सीड कर सकता था, और आप बीच में यकीनन चीज को ग्रेस्प नहीं कर पाते तो आप एग्जॉस्ट हो जाते। आज का लेक्चर जो आपने इतना एंजॉय किया, उसका रीजन ही ये है कि आप ऑलरेडी इतनी सारी चीजें पढ़ चुके, तो आप सिर्फ उन सारे कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन में इन्वॉल्व कर लेते। तो I hope you enjoyed. Did you enjoy today's lecture? Solving problem number 23. Yes, sir. Okay. So I think I must say you goodbye now. And inshallah meet you in next class with a new problem. Allah Hafiz. Take care.